हेलो व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं पूरे देश में कोरोना काल चल रहा है और ये सेकंड पार्ट है कोरोना का। इसमें महामारी ज़्यादा फैल रही है। पिछले के मुकाबले इस बार समाज सेवी भी समाज में कम देखने को मिल रहे हैं। पिछली बार तो जोश था लोगों में कुछ करने का, एक दूसरे की मदद करने का, और पैसा भी था लोगों में, मगर एक साल पूरा कष्ट में गया, संकट का दौर रहा, कारोबार नहीं रहे, तो इस वजह से लोगों को जोश भी कम है। पैसा नहीं है इसलिए जोश भी कम है। मगर फिर भी कुछ समाज सेवी ऐसे हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, आज भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं और एक दायित्व जो है अपने समाज के प्रति वो उससे पीछे नहीं हट रहे, लगे हुए, निरंतर लगे हुए हैं। ऐसे ही एक प्रमुख समाज सेवी हमारे साथ संजय करणवाल जी, जो कि दिल्ली में प्रीत विहार में सामाजिक सेवाओं को अंजाम देते हैं, हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के कोरोना काल में और पिछले में क्या आप अंतर समझते हैं संजय भाई। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं अंसारी जी का और उनकी पूरी ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूं, जो उन्होंने जनता में एक मुहिम लोगों को जागरूक करने की छेड़ी हुई है। उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। इस बार में और पिछली बार में जो है काफ़ी अंतर रहा। पिछली बार आपने देखा होगा कि लोगों को फीवर आता था, जुकाम होता था, हम उसका कोरोना टेस्ट कराते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर कोरोना रिपोर्ट को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। अभी जो है सिटी होता है, सिटी से पता चलता है कि आपकी जो चेस्ट में कितना इन्फेक्शन हो गया है, और उसके साथ साथ लोगों में जो सेवा करने का भी एक जुनून सा जो था पिछले लास्ट टाइम था, वो इस समय थोड़ा कम है। लोगों के अंदर डर है। आज ही फीवर आया, अगले दिन ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन, अगर सांस लेने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, यहाँ तक कि ना चैन से जी सकते हैं, ना चैन से मर सकते हैं। मरने के लिए भी हमें लाइन में लगाना पड़ रहा है। संजय जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो आप सामाजिक सेवाएं एक लंबे समय से कर रहे हैं और इस कोरोना काल में भी आपकी सेवाएं काफ़ी हैं, ताकि दूसरे लोग भी प्रेरणा लेकर कुछ समाज में अच्छे काम कर सके। मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपनी सामाजिक सेवाओं की इन दिनों में किस तरह की आप सेवाएं समाज की कर रहे हैं। इन दिनों में सबसे पहले तो दिक्कत आ रही है आपको सिटी स्कैन की। सिटी स्कैन के बिना कोई भी डॉक्टर हमारा इलाज नहीं कर रहे हैं। तो सिटी स्कैन में भी लंबी लंबी लाइनें हैं, और किसी भी नॉर्मल सिटी स्कैन हम अगर कराने जाएंगे तो 2,500 से 3,000 रुपये का हमारा खर्च आता है। उसके बाद भी वेटिंग है। तो इस प्रकार में कई जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ पर जाता हूँ, जैसे कि प्रीत विहार में SBR है, वहाँ रविंदर जी हैं। रविंदर जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। उनकी मदद से मैं 2,500-3,000 रुपये वाला सिटी स्कैन भी मैं 1,500 या 2,000 रुपये में, जितना मैक्सिमम डिस्काउंट होता है वो करा देता हूँ। और उसके बाद में सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो एडमिशन की आ रही है। किसी भी मेरी प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी लोगों से जानकारी है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जैसे मलिक में डॉक्टर मलिक हैं, उनके सहयोग से कितने लोगों को मैंने वहाँ पे एडमिट कराया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कुछ मंत्रियों के और कुछ PS हैं, उनके सहयोग से मैं एडमिट करवा रहा हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो दिक्कत ये आ रही है कि मैं किसी को छूता हूँ या किसी का इलाज करवा के फिर घर जाता हूँ, तो कई बार मुझे घर में अपनों से भी लड़ाई का सामना करना पड़ता है कि आप हमारे साथ में अपने साथ में आप हमें भी ले डूबोगे। इसका भी सामना करना पड़ता है। उसके लिए मैं घर में घुसने से पहले अपने कपड़ों को अच्छे से गर्म पानी में धो लेता हूँ, गर्म पानी में वॉश करता हूँ बाहर ही। उसके बाद में फिर अंदर में जाता हूँ। तो इस तरह कई बार कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अभी एक बुढ़िया थी, बेचारी रो रही थी, अम्मा जी थी, उनका सिटी स्कैन होना था। डॉक्टर ने 8,000 रुपये का सिटी स्कैन बताया। उनके पास पैसे नहीं थे, 2,000 मैंने लिए, 2,000 रुपये मैंने किसी और से, ऐसे 8,000 रुपये करके उनका सिटी स्कैन करवाया। उससे कितने लोगों को मैंने एडमिशन कराया, और कुछ लोगों का मैंने प्लाज्मा का भी इंतजाम करवाया। एक मेरे दोस्त हैं, उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा उनका B.Tech कर रहा है और दूसरा बेटा होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है। उन्हें कोरोना था, लेकिन उनके बच्चों ने उन्हें हाथ नहीं लगाया। मैं उन्हें अपनी स्कूटी में बिठाकर मलिक में लेकर गया। 8 दिन वो एडमिट रहे। आज वो ठीक होकर अपने घर चले गए। तो सोशल मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो जो है ना सब नेगेटिव चीज़ें दिखा रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव भी हो रहा है, पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखा रहे हैं। कभी भी कोई सोशल मीडिया में ये नहीं दिखा रहा है कि कितने पेशेंट ठीक होकर अपने घर चले गए। इससे क्या है, हमारे अंदर हिम्मत बढ़ेगी। सर्विलांसों का ढेर दिखा रहे हैं, बॉडी दिखा रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कर रहे हैं कि पुराने वीडियो, जो 4 साल पुराने वीडियो, जब कोरोना का पता भी नहीं था, वो वीडियो भी डाल के देखिए देश के हालात ये हो रहे। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए, अपनी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। ना चैन से जी सकते हैं, ना चैन से मर सकते हैं। मरने के लिए भी लाइन लगनी पड़ रही है। ये तो बात देखने को मिल रही है कि निरंतर केस इतने बढ़ रहे हैं कि लोगों को लाइन, हर जगह लाइन लग रही। मगर सामाजिक जो संगठन हैं और जो सामाजिक लोग हैं उनकी तादाद कम हो गई। इसके पीछे क्या वजह है, कि ये क्या कारण समझ रहे हैं आप? लोगों के अंदर डर, और लोगों के पास जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहा। लास्ट ईयर तो लोगों के पास पैसा था, लोगों ने खूब पैसा लगाया, लेकिन इस बार फाइनेंशियल क्राइसिस भी है। और दूसरा जो है हमारे पास जो है सिस्टम की भी कमी है, हॉस्पिटल की भी कमी है, और एक लोगों के अंदर अजीब सा डर भी बना हुआ है। जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे देख लिया कि नींबू नाक में डालने से कोरोना भाग जाता है। जो 20 रुपये पाव नींबू था, आज वो 50-60 रुपये पाव है। लोगों को जैसे किसी ने बताया कि नारियल पीने से
थोड़ा ठीक रहता तो आज नारियल 110-120 रुपये का मिला है, जो कि प्राय 40 रुपये का मिल देश की विडंबना है। विडंबना है। आप किसी हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो ये मैं अपनी लाइफ में, मेरी उम्र 50 साल है, 50 साल की लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले हमारे से पूछते हैं कि ऑक्सीजन कितना है, आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है। अगर 95 है तो हम ले लेंगे, 95 है तो ज़रूरत ही नहीं एडमिट होने की। तो एडमिट तो इसीलिए होना पड़ रहा है कि ऑक्सीजन लेवल कम है। फिर वो अगर कहीं से सोर्स लगवा के अंसार जी की या किसी मिनिस्टर की या किसी की हम एडमिट भी हो जाते हो तो कहते हैं ऑक्सीजन का इंतजाम आपको खुद करना पड़ेगा। अभी मैं आपको परसों की बात बताता हूँ। परसों रात में मैं सोया हुआ था, मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आया। उन्होंने मेरे से कहा कि एक मेरे रिलेटिव हैं, उनकी डेथ हो गई, परसों उनकी वाइफ की डेथ हो गई, उनका एक 20 साल का बच्चा है, उसे ऑक्सीजन की बहुत कमी है, अगर उसे भी ऑक्सीजन नहीं मिला तो उसकी भी डेथ हो जाएगी। मैंने उनसे पूछा कि अभी आप कहाँ खड़े हो? उन्होंने कहा मैं वैशाली में खड़ा हूँ। मैंने 1-2 जगह फ़ोन किया, फिर मैंने उन्हें बताया कि इंदिरापुरम गुरुद्वारे आप चले जाओ, वहाँ पे अभी ऑक्सीजन का आपका इंतजाम हो जाएगा। उसके बाद मैंने इधर उधर फ़ोन किया, पता किया तो मंडावली गली नंबर 5 ऑक्सीजन वहाँ मिली थी। मैं वहाँ खुद स्वयं जाके लाइन में लगा। 6 बजे सिलेंडर आया, सिलेंडर लेके मैं आया, तब उस बच्चे की जान बची। तो हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं है। आज आप देखो मेडिकल स्टोर पे दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है। तो ये भी एक कारण है कि लोग पहले अपने घर को देख रहे हैं और डर लग रहा है कि कहीं बाहर निकल जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे वायरस छूने से ना होके कहीं हवा में फैला हुआ हो। तो एक डर का ये भी एक मेन कारण है। डर का मेन कारण है दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और जो है तादाद पेशेंट की बढ़ रही है। तो इसके पीछे कहीं एक ये भी बात मानी जा रही है कि लोग जो है पहले से पहले तैयारी कर रहे हैं, अपने पास दवाइयाँ और ऑक्सीजन वगैरह पहले से ही जो स्टोर करके रख रहे हैं। क्या ये भी कारण है, लोगों के अंदर डर बना हुआ है कि कहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है तो घर में अगर कोई विपदा आती है, कोई परेशानी आती है तो हम उसका पहले से इंतजाम रखें। और भ्रष्टाचार का तो पूरा बोलबाला है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारे एरिया में ही है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। अभी 4 दिन पहले वहाँ किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगना था, वहाँ के स्टाफ ने, जो वहाँ का नर्स स्टाफ था, एक वार्ड गर्ल और वार्ड बॉय को उन्होंने बेच दिया। उन्होंने वो आगे जाके 18,000 का बेच दिया। अभी हमारा कोई पेशेंट एडमिट है, हमें बता दिया जाता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन ले आओ, जो कि 700 या 800 रुपये का मिलता है, आज 40 से 50,000 रुपये का मिलता है। उन्होंने लाकर दे दिया। उन्हें तो पता नहीं कि उनके पेशेंट को लगा या नहीं लगा। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लोगों के अंदर प्यार और ये सब खत्म हो गया। जिसका जहाँ जैसा दाव लग रहा है वो पैसा कमाने पे लगा हुआ है। जिसका जैसा दाव लग रहा है पैसा कमाना रहा है, इंसानियत खत्म होती जा रही है। देश में अफरा तफरी का माहौल है, कोई किसी को पहचानने के लिए तैयार नहीं है, स्वार्थ निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो इस बारे में मैं संजय जी से एक बात और पूछना चाहूँगा कि जो हालात जो बने हैं इस वक्त, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सरकार भी जिम्मेवार है, और जब सरकार ने लापरवाही दिखाई तो जनता भी लापरवाह होती चली गई। अभी लोग किसी की मदद नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा, एक मेरे दोस्त हैं जो मुस्लिम समाज से हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक हिंदू थे, उनकी मृत्यु के बाद में उनके परिवार वालों ने उन्हें हाथ नहीं लगाया और उनकी बॉडी कहीं छोड़कर चले गए। कुछ मुस्लिम संगठन थे जिनके सहयोग से उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो इसी तरह की लोगों के अंदर भावना होनी चाहिए, इसी तरह प्यार बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पे जो हम लोग देख लेते हैं उसका ही हम लोग मान लेते हैं। अभी मैंने एक बड़ा भावुक सा वीडियो देखा था कि जेवीसी मशीन से एक बॉडी को ऐसे उठाकर डंडों से उसे धकेल के और मिट्टी में उसको दफनाया जा रहा है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी मैं मानता हूँ कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस रख के, हाथों में ग्लव्स पहन के या कुछ भी पहन के, कम से कम जो इस हालात में अपने को छोड़ना नहीं चाहिए। जो लोग बॉडी छोड़ के भाग रहे हैं, हॉस्पिटल से बॉडी ला रहे हैं और रास्ते में कहीं छोड़ के चले जा रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब कि इंसानियत निभाने के लिए पूरे रिश्तों के लिए पूरी ज़िंदगी इंसान लगाता है और उन्हीं रिश्तों से आज दूर भाग रहा है। ये दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि इस समय हमें उनकी ज़रूरत है, समाज को हमारी ज़रूरत है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन जो गाइडेंस सरकार ने दी है उनका भी हमें पालन करना चाहिए। ये थे संजय जी हमारे साथ, जो कह रहे हैं कि जो सरकार की गाइडलाइंस है उन पे हमें पालन करने चाहिए, मगर रिश्तों से हमें दूरी नहीं बनानी चाहिए। रिश्ते जिनके लिए हम पूरी ज़िंदगी जीते हैं और वही उन्हीं रिश्तों से आज हम भाग रहे हैं। ये संकट का दौर है, गुजर जाएगा। समाज सेवियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और रिश्तों को निर्वाह करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फेस न्यूज़।